हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर का एक लेक्चर मैंने बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था। उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि पृष्ठ क्या होती है। फिर मैंने आपको बताया था अधिशोषण क्या होता है। अधिशोषण के उदाहरण मैंने आपको बताए। अधिशोषक क्या होता है, अधिशोष्य क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर क्या होते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं और टॉपिक का जो नाम है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अधिशोषण के प्रकार। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषक एवं अधिशोष्य अणुओं के मध्य आकर्षण बल के प्रकार के आधार पर अधिशोषण दो प्रकार का होता है। अधिशोषक एवं अधिशोष्य अणुओं के मध्य आकर्षण बल के प्रकार के आधार पर अधिशोषण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। यहाँ पर हम अधिशोषण के जो प्रकार पढ़ रहे हैं वो इस आधार पे पढ़ रहे हैं कि अधिशोषक एवं अधिशोष्य, अधिशोषक एवं अधिशोष्य के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है वो किस प्रकार का है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वह पदार्थ जिसकी पृष्ठ पर अधिशोषण संपन्न होता है उसे अधिशोषक कहते हैं, और जिस पदार्थ के कणों का अधिशोषक की पृष्ठ पर अधिशोषण होता है उसे क्या कहा जाता है, अधिशोष्य कहा जाता है। तो अधिशोष्य पदार्थ के कण जब अधिशोषक की पृष्ठ पर आकर एकत्रित होंगे तो वहाँ पर उन दोनों के मध्य, अधिशोषक एवं अधिशोष्य के मध्य एक आकर्षण बल उपस्थित होगा। उस आकर्षण बल के आधार पर अधिशोषण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। नंबर एक भौतिक अधिशोषण जिसे वान डेर वाल अधिशोषण भी कहा जाता है, और नंबर दो रासायनिक अधिशोषण जिसे लेग्यूमर अधिशोषण भी कहा जाता है। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा ये अधिशोषक की पृष्ठ है, ये पृष्ठ है मान लो। इस अधिशोषक की पृष्ठ पर अधिशोष्य पदार्थ के कण आकर के एकत्रित हो गए। ये जो ब्लू कलर के कण आप देख रहे हैं ये अधिशोष्य के कण हैं, अधिशोष्य पदार्थ के कण आकर के क्या हो गए, एकत्रित। तो इन कणों के मध्य इन कणों एवं अधिशोषक की जो पृष्ठ है उसके मध्य एक आकर्षण बल क्या करता है, कार्य करता है। इस आकर्षण बल के कारण ये आकर के एकत्रित होते हैं, चिपकते हैं। तो इस आकर्षण बल के आधार पर अधिशोषण कितने प्रकार का, दो प्रकार का। नंबर एक भौतिक अधिशोषण, नंबर दो रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण में जो आकर्षण बल लगता है उसे वान डेर वाल आकर्षण बल कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण में जो अधिशोष्य पदार्थ के कण हैं वो अधिशोषक की पृष्ठ पर वान डेर वाल आकर्षण बल के द्वारा आकर्षित होते हैं। इसी कारण इसको वान डेर वाल अधिशोषण भी कहा जाता है। जबकि रासायनिक अधिशोषण जो है उसमें अधिशोष्य एवं अधिशोषक की पृष्ठ के मध्य सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं, और ये जो अधिशोषण है वो लेग्यूमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसे लेग्यूमर अधिशोषण भी कहा जाता है। तो दोनों में क्या अंतर है, एक बार मैं रफली आपको बता देता हूँ। भौतिक अधिशोषण में जो आकर्षण बल कार्य करता है अधिशोषक एवं अधिशोष्य के मध्य वो वान डेर वाल आकर्षण बल होता है, दुर्बल बल होता है। जबकि रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषक एवं अधिशोष्य के मध्य जो आकर्षण बल कार्य करता है वो सहसंयोजक बंध होता है। तो हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं, पहले भौतिक अधिशोषण की और उसके बाद में रासायनिक अधिशोषण की। देखिएगा, भौतिक अधिशोषण, जब अधिशोष्य के कण अधिशोषक के पृष्ठ से दुर्बल वान डेर वाल बलों द्वारा जुड़ते हैं तो इसे भौतिक अधिशोषण कहा जाता है।
जैसे निम्न ताप पर निकल द्वारा हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण और सक्रिय चारकोल द्वारा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया आदि का अधिशोषण। वापस से सुन लीजिएगा क्या बताया मैंने। ये मान लीजिएगा अधिशोषक है, ये अधिशोषक की पृष्ठ है। इस पृष्ठ के ऊपर अधिशोष्य पदार्थ के कण आकर के चिपक गए, आकर्षित हो गए, एकत्रित हो गए। तो यहाँ पर ये जो चिपके हैं ना कण, ये जो कण चिपके हैं, इन कणों और अधिशोषक की पृष्ठ के मध्य वान डेर वाल आकर्षण बल यदि कार्य करता है तो इसे हम क्या कहेंगे? भौतिक अधिशोषण। और यहाँ पर अगर सहसंयोजक बंध बनेंगे तो बताओ इसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अधिशोषण। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, भौतिक अधिशोषण में वान डेर वाल आकर्षण बल के कारण अधिशोषण होता है और रासायनिक अधिशोषण में सहसंयोजक बंध के कारण से अधिशोषण होता है। भौतिक अधिशोषण के दो एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं। नंबर 1, निम्न ताप पर निकल द्वारा हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, और दूसरा एग्जाम्पल है सक्रिय चारकोल द्वारा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया आदि का अधिशोषण। इसके बाद में रासायनिक अधिशोषण मैंने हालांकि बता दिया, एक बार वापस इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब अधिशोष्य के कण अधिशोषक की पृष्ठ से प्रबल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ते हैं तो इसे रासायनिक अधिशोषण कहा जाता है। जैसे सिल्वर, प्लेटिनम आदि धातु पर O2 का अधिशोषण, सिल्वर, प्लेटिनम आदि धातु पर O2 गैस का अधिशोषण और निकल पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। ध्यान रखिएगा, यदि आप निम्न ताप पर बात करते हो तो निकल धातु पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण भौतिक अधिशोषण होता है, जबकि आप तापमान की चर्चा नहीं करते तो वो अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण होता है। तो आपको ये एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखने हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। किस प्रकार से पूछे जाएंगे? भौतिक अधिशोषण का कोई एक उदाहरण लिखो या रासायनिक अधिशोषण का कोई एक उदाहरण लिखो। अब हम बात करेंगे भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। एक अंतर मैंने आपको बता दिया, भौतिक अधिशोषण वान डेर वाल आकर्षण बलों के द्वारा संपन्न होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण सहसंयोजक बंधों के द्वारा संपन्न होता है। तो पहला अंतर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। अधिशोष्य एवं, सबसे पहले हम भौतिक अधिशोषण की बात कर रहे हैं। अधिशोष्य एवं अधिशोषक के मध्य दुर्बल वान डेर वाल बल होते हैं। रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष्य एवं अधिशोषक के मध्य प्रबल सहसंयोजी बल या बंध उपस्थित होते हैं। दूसरी बात या दूसरा अंतर है, भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है और रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और रासायनिक अधिशोषण कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय प्रकृति का। क्या मतलब होता है? सबसे पहले मैं आपको उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय शब्दों का मतलब बता देता हूँ। आपने क्लास 10 में, क्लास 11 में आपने उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा होगा। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जो दोनों दिशाओं में क्या होती है? संपन्न होती है। जैसे ए से बी बन गया, अब बी से वापस यदि ए बन सके, यानी हम कहें कि ए से बी बन जाए और बी से वापस क्या बन सके? ए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। यानी यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में क्या होती है? संपन्न होती है। अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से वापस अभिकारक बनना यदि संभव हो तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी हम कह सकते हैं ये अभिक्रियाएं दो दिशाओं में क्या होती है? संपन्न, अग्र दिशा में भी और पश्चिम दिशा में भी। ठीक है। और यदि कोई अभिक्रिया ऐसी है जिसमें अभिकारक से उत्पाद तो बन सकता है लेकिन वापस उत्पाद से अभिकारक नहीं बन सकता, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो उत्क्रमणीय का मतलब, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चले, और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब जो केवल एक दिशा में
चले, जो अभिक्रिया केवल एक दिशा में चले। लेकिन यहाँ पर उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रकृति का क्या मतलब है उसको हमें समझना है। देखिएगा, उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है भौतिक अधिशोषण। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो किसी पदार्थ की पृष्ठ पर किसी पदार्थ के कणों का क्या हो गया, अधिशोषण हो गया। ठीक है, अधिशोषण हो गया। अब किसी कारण से वापस से विशोषण हो गया। ठीक है, अब इसी पृष्ठ पर इन्हीं कणों का यदि वापस अधिशोषण हो जाए तो इसे कहेंगे उत्क्रमणीय अधिशोषण। मतलब पहले अधिशोषण हुआ, फिर विशोषण हुआ। विशोषण का मतलब अधिशोष्य पदार्थ के कण अधिशोषक की पृष्ठ से अलग हो गए। अब वही कण वापस से यदि अधिशोषक की पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाए तो इस प्रकार का जो अधिशोषण होता है वो उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। और ऐसा किस में होता है, भौतिक अधिशोषण में होता है। भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, अधिशोषण हुआ, फिर विशोषण होगा, फिर वापस से क्या हो सकता है, अधिशोषण हो सकता है। इसका मतलब भौतिक अधिशोषण क्या हो गया, उत्क्रमणीय अधिशोषण हो गया। जबकि रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, एक बार अधिशोषण हो गया, उसके बाद में विशोषण हो गया, तो अब उन्हीं कणों का वापस अधिशोषण नहीं होगा। यानी अधिशोषण केवल एक बार होता है, उसके बाद में वापस से अधिशोषण नहीं होता। तो याद रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उत्क्रमणीय अधिशोषण का क्या मतलब है। आपको अंतर लिखने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय अधिशोषण होता है। मतलब अधिशोषण हुआ, फिर विशोषण, और वापस से क्या हो जाएगा, अधिशोषण, यानी संभव हो जाएगा। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में वापस से अधिशोषण संभव नहीं होता। उसके बाद में तीसरा अंतर है, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण की मात्रा कम होती है। तापमान यदि आप बढ़ाते हो तो भौतिक अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तापमान बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण की मात्रा कम होती है। और यदि हम बात करें रासायनिक अधिशोषण पर ताप के प्रभाव की, तो तापमान का मान बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण की मात्रा प्रारंभ में बढ़ती है। प्रारंभ में क्या होती है, बढ़ती है, वो उसके बाद अधिकतम होकर घटती है। जैसे हम अधिशोषण की मात्रा और ताप के मध्य ग्राफ यदि खींचे तो भौतिक अधिशोषण के लिए जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का प्राप्त होगा। ये देखो, अधिशोषण की मात्रा घट रही है, ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है इस प्रकार से। जबकि रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर पहले अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, फिर अधिकतम होकर क्या होती है, घटती है। देखो, पहले बढ़ रही है, फिर अधिकतम होकर क्या हो रही है, घट रही है। तो याद रखिएगा, भौतिक अधिशोषण तापमान बढ़ाने पर कम होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है और उसके बाद में क्या होता है, अधिकतम होकर घटता है। चौथा अंतर है, भौतिक अधिशोषण बहुपर्तीय होता है। भौतिक अधिशोषण कैसा होता है, बहुपर्तीय। बहुपर्तीय का मतलब एक से अधिक परतें अधिशोषक की पृष्ठ पर बन सकती है। जैसे मान लीजिएगा, ये अधिशोषक है, ये इसकी पृष्ठ है, इस पृष्ठ के ऊपर अधिशोष्य पदार्थ के कण आकर के एकत्रित हुए, एक परत बन गई, फिर दूसरी परत बन गई, फिर तीसरी परत बन गई। इस प्रकार से अनेक परतें बनना संभव होती है भौतिक अधिशोषण में, क्योंकि यहाँ पर जो अधिशोषण हो रहा है वो वान डेर वाल आकर्षण बलों के द्वारा हो रहा है। और वान डेर वाल आकर्षण बल कणों के मध्य भी लग सकते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं एक से अधिक परतें यहाँ पर बन सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि भौतिक अधिशोषण क्या होता है, बहुपर्तीय। जबकि रासायनिक अधिशोषण जो होता है वो, याद रखना बच्चों, एक परतीय होता है। कैसा होता है, एक परतीय, क्योंकि यहाँ पर एक ही परत बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर सहसंयोजक बंध बनते हैं। और सहसंयोजक बंध बनने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होनी चाहिए, कणों के मध्य यहाँ पर बनना संभव नहीं होते। तो यहाँ पर केवल एक परत बनती है और यहाँ पर एक से अधिक परत बनना संभव होती है। तो याद रखिएगा, भौतिक अधिशोषण बहुपर्तीय होता है और रासायनिक अधिशोषण कैसा होता है, एक परतीय। पांचवा अंतर है, भौतिक अधिशोषण विशिष्ट नहीं होता। याद रखिएगा,
विशिष्ट नहीं होता, क्योंकि ये वान डेर वाल आकर्षण बलों के द्वारा संपन्न होता है और वान डेर वाल आकर्षण बल के लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं होती, कहीं पर भी ये बन सकते हैं। लेकिन रासायनिक अधिशोषण सहसंयोजक बंधों के द्वारा होता है और सहसंयोजक बंध बनने के लिए विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, इसलिए ये क्या होता है, विशिष्ट। अगली बात यानी छठा अंतर, अधिशोषण की ऊष्मा 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होती है। भौतिक अधिशोषण की जो अधिशोषण की ऊष्मा है वो कितनी होती है, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल, जबकि रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण की ऊष्मा 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल होती है। सर ये अधिशोषण की ऊष्मा क्या होती है, देखिएगा, अधिशोषण जो होता है वो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। अधिशोषण की प्रक्रिया एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया में जब अधिशोष्य पदार्थ के कण अधिशोषक की पृष्ठ पर आकर के एकत्रित होते हैं तो एक ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इस ऊष्मा को अधिशोषण की ऊष्मा कहा जाता है, जो भौतिक अधिशोषण के लिए 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होती है और रासायनिक अधिशोषण के लिए 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल होती है। बोर्ड एग्जाम में अधिशोषण की ऊष्मा का मान आपसे पूछा जाता है तो आप अधिशोषण की ऊष्मा का मान अच्छे से लर्न करेंगे। भौतिक अधिशोषण के लिए कितनी है, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल और रासायनिक अधिशोषण के लिए कितनी है, 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल। तो भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में मैंने आपको 6 अंतर बताए, इन 6 अंतरों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक बार वापस से देख लीजिएगा। पहला अंतर क्या था, भौतिक अधिशोषण दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बलों के द्वारा संपन्न होता है और रासायनिक अधिशोषण सहसंयोजक बंधों के द्वारा संपन्न होता है। दूसरा अंतर, भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, मतलब बार बार अधिशोषण संभव होता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, मतलब एक बार ही अधिशोषण संभव होता है, उसके बाद में संभव नहीं होता विशोषण के बाद। तीसरा अंतर मैंने आपको बताया, भौतिक अधिशोषण तापमान बढ़ाने पर कम होता है और रासायनिक अधिशोषण तापमान बढ़ाने पर एक बार बढ़ता है फिर अधिकतम होकर घटता है। चौथा अंतर, भौतिक अधिशोषण बहुपर्तीय होता है और रासायनिक अधिशोषण एक पर्तीय होता है। भौतिक अधिशोषण विशिष्ट नहीं होता, रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट होता है। अधिशोषण की ऊष्मा का मान भौतिक अधिशोषण के लिए 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है और रासायनिक अधिशोषण के लिए 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल होता है। अब हम बात करेंगे अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक है गैसों की प्रकृति। पहला कारक क्या है, गैसों की प्रकृति। सरलतापूर्वक द्रवित होने वाली गैसें जैसे अमोनिया, HCl, SO2, CO2 स्थायी गैसों जैसे H2N2, O2 की अपेक्षा तीव्रता से अधिशोषित होती है। देखिएगा, वापस से आपको मैं बता देता हूँ, कुछ गैसें ऐसी होती हैं जिनका द्रवीकरण आसानी से हो जाता है, जैसे अमोनिया, HCl, SO2, CO2, और कुछ गैसें ऐसी होती हैं जिनका द्रवीकरण आसानी से नहीं होता और इन्हें स्थायी गैसें कहा जाता है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब एक बात पहले आपको यहाँ पर ये समझनी आवश्यक है कि द्रवीकरण, गैसों का द्रवीकरण कैसे होता है। गैसों के द्रवीकरण का मतलब क्या है, जब गैसों का द्रवीकरण होता है तो गैस के कण जो पहले दूर दूर होते हैं वो पास पास आ जाते हैं और पास पास आने के लिए आवश्यक है कि उनके मध्य क्या लगे, आकर्षण बल। ठीक है, तो जिन गैसों का द्रवीकरण आसानी से होगा उनके मध्य जो आकर्षण बल है वो अधिक होंगे, अधिक प्रभावी होंगे, जबकि जिन गैसों का द्रवीकरण आसानी से नहीं होगा उनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल कम प्रभावी होंगे। जब गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक प्रभावी होंगे तो क्या होगा, अधिशोषक की पृष्ठ पर उनका अधिशोषण आसानी से हो जाएगा और जब आसानी से होगा तो अधिक मात्रा में होगा। ठीक है,
क्योंकि उनके मध्य आकर्षण बल क्या लग रहे हैं, अधिक लग रहे हैं। गैस के कणों के मध्य यदि आकर्षण बल अधिक लगेंगे तो गैस के कण और अधिशोषक की पृष्ठ के मध्य में भी आकर्षण बल क्या लगेंगे, अधिक लगेंगे। तो जिन गैसों का द्रवीकरण आसानी से होता है उनका अधिशोषण तीव्रता से होता है स्थायी गैसों की तुलना में। इसका कारण यह है कि सरलता से द्रवित होने वाली गैसों के मध्य उपस्थित वान वाल बल क्या होते हैं, अधिक होते हैं। दूसरा कारक है जो अधिशोषण को प्रभावित करता है वो है अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषण की सीमा अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा कारक क्या है, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषण की सीमा अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, क्योंकि अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होता है अधिशोषण की मात्रा उतनी क्या होती है, अधिक होती है। तो बहुत आसान सी बात है, यदि अधिशोषक की पृष्ठ बड़ी होगी, अधिशोषक की पृष्ठ क्या होगी, बड़ी, तो इस अधिशोषक की पृष्ठ पर अधिक संख्या में अधिशोष्य पदार्थ के कण आकर के क्या होंगे, एकत्रित होंगे। और मान लो यदि अधिशोषक की पृष्ठ छोटी है तो इस पर अधिशोष्य पदार्थ के कण कम संख्या में आकर के क्या होंगे, एकत्रित होंगे। वही बात है, जैसे मान लो एक बड़ी दरी है, एक बड़ी क्या है, दरी, तो बताओ उस बड़ी दरी पर ज़्यादा संख्या में लोग बैठ सकते हैं, और एक छोटी दरी है तो उस पर बैठने वाले लोगों की संख्या क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो छोटी है, उसका क्षेत्रफल, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, छोटा। एक बड़ी छत है तो बड़ी छत पर ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, एक छोटी छत है तो उस पर बैठने वाले लोगों की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो वही बात है कि अधिशोषक की पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतने ही अधिक अधिशोष्य पदार्थ के कण आकर के क्या होंगे, एकत्रित होंगे। तीसरा कारक है ताप का प्रभाव। तीसरा कारक क्या है, ताप का प्रभाव। और चौथा कारक हम पढ़ेंगे दाब का प्रभाव। ठीक है, ये देखो यहाँ पर चौथा कारक क्या है, दाब का प्रभाव। तो पहले हम ताप का प्रभाव पढ़ लेते हैं। देखिएगा, एक बात पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब भी हम ताप का प्रभाव पढ़ते हैं तो दाब को नियत मानते हैं। ताप का प्रभाव पढ़ते हैं तो दाब को नियत मानते हैं, यानी ताप का प्रभाव नियत दाब पर देखा जाता है। और इसके लिए जो हम आरेख खींचते हैं उसे अधिशोषण समदाबी वक्र कहा जाता है, क्योंकि दाब को हम क्या रखते हैं, नियत रखते हैं। और जब हम दाब का प्रभाव देखेंगे, मतलब प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे, तो ताप को स्थिर रखेंगे, ताप को क्या रखेंगे, स्थिर। और जो वक्र हम खींचेंगे उसे अधिशोषण समतापी वक्र कहेंगे। वापस से सुन लीजिएगा, जब हम तापमान का प्रभाव देखते हैं तब तो हम दाब को नियत रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जब दाब का प्रभाव देखते हैं तो किसको नियत रखते हैं, बताओ, ताप को नियत रखते हैं। तो बात करते हैं दोनों प्रभावों की। सबसे पहले हम ताप के प्रभाव की बात करेंगे। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी घटना है, मैंने आपको बताया था, ऊष्माक्षेपी घटना है, यानी ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन। कितनी ऊष्मा निकलती है, भौतिक अधिशोषण में 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल बताई थी, और रासायनिक अधिशोषण में 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल बताई थी। तो अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी घटना है, अतः ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण की दर लगातार घटती है। भौतिक अधिशोषण की दर लगातार क्या होती है, घटती है। ला-सातिली का सिद्धांत याद कीजिएगा, क्लास 11 में रासायनिक साम्य वाले पार्ट में आपको पढ़ाया जाता है। क्या बताया था, उस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया जाता है कि जब किसी साम्य पर कोई बाह्य परिवर्तन कर दिया जाए, तो साम्य स्वतः ही ऐसी दिशा में विस्थापित हो जाता है कि बाह्य परिवर्तन का प्रभाव क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि यदि किसी साम्य पर तापमान का मान बढ़ाया जाए, तो यदि विक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है तब तो साम्य विपरीत दिशा में आता है, और यदि ऊष्मा शोषी होती है तो साम्य किधर जाता है,
साम्य किधर जाता है, अग्र दिशा में। और ऐसा मैंने आपको विलयन वाले चैप्टर में बताया था कि यदि घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है तो तापमान बढ़ाने पर विलेयता में क्या आती है, कमी। और यदि घुलने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी होती है तो तापमान बढ़ाने पर विलेयता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो अधिशोषण जो होता है वो एक ऊष्माक्षेपी घटना होती है, इसलिए ला-सातिले के नियमानुसार हम कह सकते हैं तापमान बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा में क्या होनी चाहिए, कमी। और बिल्कुल होती भी है। भौतिक अधिशोषण की दर तो लगातार घटती है। भौतिक अधिशोषण की दर क्या होती है, लगातार घटती है, कुछ इस प्रकार से, ऐसे देखो। और रासायनिक अधिशोषण की जो दर होती है वो प्रारंभ में बढ़ती है और फिर अधिकतम होकर क्या होती है, घटती है। अधिशोषण की मात्रा x/m पर ताप का प्रभाव नियत दाब पर प्रेक्षित किया जाता है। देखिएगा, सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा अधिशोषण की मात्रा क्या होती है। अधिशोषण की मात्रा का मतलब होता है कितना अधिशोषण हुआ, कितना अधिशोषण हुआ। उसको समझाने के लिए एक फॉर्मूला काम में लिया जाता है x/m, जहाँ x होता है अधिशोष्य का द्रव्यमान और m होता है अधिशोषक का द्रव्यमान। तो अधिशोषण की मात्रा को किससे दर्शाते हैं, x/m से, जहाँ x क्या है, अधिशोष्य का द्रव्यमान और m क्या है, अधिशोषक का द्रव्यमान। तो नियत दाब पर अधिशोषण की मात्रा x/m वह तापमान T के मध्य खींचा गया आरेख क्या कहलाता है, अधिशोषण समदाबी वक्र कहलाता है। अधिशोषण समदाबी वक्र कहलाता है। नियत दाब पर खींच रहे हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं, समदाबी वक्र कहेंगे। और किसका प्रभाव चेक करेंगे, तापमान का। अधिशोषण की मात्रा आपकी समझ में आ गई होगी। अधिशोषण की मात्रा का मतलब होता है x/m, जहाँ x क्या है, अधिशोष्य का द्रव्यमान और m क्या है, अधिशोषक का द्रव्यमान। तो देखिएगा, भौतिक अधिशोषण के लिए जब आप x/m और t के मध्य वक्र खींचोगे नियत दाब पर तो आपको वक्र कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये वक्र आपको याद रखना है। x एक्सिस पे टेम्परेचर ले रखा है और y एक्सिस पे क्या ले रखा है, अधिशोषण की मात्रा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। और रासायनिक अधिशोषण की यदि हम बात करें तो तापमान बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा पहले बढ़ती है फिर अधिकतम होकर क्या होती है, घटती है। तो दोनों वक्र को अच्छे से याद कर लीजिएगा। भौतिक अधिशोषण के लिए वक्र कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा और रासायनिक अधिशोषण के लिए वक्र कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। y एक्सिस पे आपको अधिशोषण की मात्रा यानी x/m लेनी है और x एक्सिस पे आपको टेम्परेचर लेना है। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के लिए दो अलग अलग वक्र आपको याद रखने हैं। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि अधिशोषण समदाबी वक्र बनाइए, तो आपको ये दोनों वक्र बनाने हैं, भौतिक अधिशोषण के लिए अलग और रासायनिक अधिशोषण के लिए अलग। अब हम बात करेंगे दाब का प्रभाव। दाब का जो प्रभाव है उसे नियत ताप पर देखा जाता है और जो वक्र हम खींचते हैं उसे अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिशोषण समतापी वक्र। स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा x/m व दाब के मध्य खींचा गया आरेख अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है अधिशोषण समतापी वक्र किसे कहते हैं, तो आप कहोगे नियत ताप पर या स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा व दाब के मध्य जो वक्र खींचा जाता है उसे क्या कहा जाता है, अधिशोषण समतापी वक्र। तो आप ये वक्र देख पा रहे हैं। y एक्स पे क्या लिया, x/m और x एक्स पे क्या ले लिया, दाब। ठीक है। अब दाब का मान जब हम बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी और एक नियत दाब पर अधिशोषण की मात्रा स्थिर हो जाएगी और उस दाब को क्या कहा जाएगा, संतृप्त दाब। वापस से सुन लीजिएगा क्या बताया मैंने कि नियत ताप पर जब दाब का मान बढ़ाया जाता है तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है और एक निश्चित दाब पर अधिशोषण की मात्रा स्थिर हो जाती है और इस निश्चित दाब को संतृप्त दाब
कहा जाता है, जिसे हम PS से दर्शाते हैं। तो ये वक्र आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये वक्र किस प्रकार का है बताओ? अधिशोषण समतापी वक्र है, जो भौतिक और रासायनिक अधिशोषण दोनों के लिए एक जैसा ही प्राप्त होता है। ठीक है, वक्र से स्पष्ट है कि दाब में वृद्धि के साथ साथ अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ती है। ये देखो, दाब में वृद्धि हो रही है तो अधिशोषण की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ती है। एक निश्चित दाब पर अधिशोषण की मात्रा स्थिर हो जाती है। एक निश्चित दाब पर अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाती है? स्थिर। ये देखो, एक निश्चित दाब पर अधिशोषण की मात्रा क्या हो गई? स्थिर हो गई। यहाँ पर स्थिर हो चुकी है, अब आगे नहीं बढ़ रही है। वक्र सीधा हो गया ऐसे। ये देखो, ये वक्र जो है वो ऐसे सीधा हो गया। ठीक है, इस निश्चित दाब को संतृप्त दाब व इस अवस्था को क्या कहा जाता है? संतृप्त अवस्था कहा जाता है। तो एक बार वापस से समझ लीजिएगा। अधिशोषण समतापी वक्र नियत ताप पर खींचा जाता है। अधिशोषण की मात्रा x/m और दाब के मध्य, जब दाब का मान बढ़ाया जाता है तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, और एक निश्चित दाब पर अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। देखो, ऐसे स्थिर हो गई ना। अगर बढ़ती तो ऐसे ग्राफ ऊपर जाता है ऐसे, लेकिन ये स्थिर हो गई। और इस निश्चित दाब को क्या कहा जाता है? संतृप्त दाब। और इस अवस्था को क्या कहते हैं? संतृप्त अवस्था। फ्रेंडलिक ने एक अगला टॉपिक है फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र। सॉरी, अगला जो टॉपिक है वो है फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र। फ्रेंडलिक एक वैज्ञानिक का नाम है। उसने क्या किया? एक गैस के समतापी वक्र को गणितीय रूप से समझाया, जिसे फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र कहा जाता है। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र क्या होता है? जब किसी गैस के समतापी वक्र को गणितीय रूप से समझाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। तो ये आप फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र देख रहे हैं। इस वक्र में आप देखिएगा y एक्सिस के ऊपर अधिशोषण की मात्रा x/m ले रखी है, और x एक्सिस पे क्या ले रखा है? दाब। ये देखो, इस प्रकार से है। यहाँ पर y एक्स पे तो क्या ले लिया? x/m, और x एक्सिस पे क्या ले लिया? दाब। बताओ मुझे एक बात, कि ये जो बिंदु है जिसको मैंने ग्रीन पॉइंट से आपको दर्शाया है, यहाँ पर प्रेशर कितना होगा? 0 होगा। लगभग यहाँ मैं मान लूँ कि प्रेशर कितना होगा? मीडियम मान का होगा, मध्य मान का होगा। इस साइड में प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा। इस अक्ष पर इस साइड में प्रेशर ज़्यादा होगा। लगभग यहाँ पर मैं मान लूँ कि प्रेशर का मान मध्यम मान का है, और यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? न्यूनतम होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं इस इलाके में, इस क्षेत्र में निम्न दाब है, इस वाले क्षेत्र में उच्च दाब है, और यहाँ पर क्या है? दाब का मान मध्य है। तो फ्रेंडलिक कहता है कि जब दाब का मान निम्न होता है तब अधिशोषण की जो मात्रा होती है x/m वो दाब के समानुपाती होती है। इसका मतलब निम्न दाब पर दाब बढ़ाने पर, जो निम्न दाब वाला एरिया है वहाँ पर दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है, यानी P के सीधे समानुपाती है। जब दाब का मान उच्च होता है, ये देखो इस इलाके में दाब क्या है? उच्च है। तो यहाँ पर उच्च दाब पर x/m अब दाब पर निर्भर नहीं करता। उच्च दाब पर x/m दाब पर निर्भर नहीं करता, तो घात कितनी होगी? 0 होगी। और मध्य मान के दाब पर x/m जो है वो समानुपाती होता है p की पावर 1/n के, जहाँ 1/n जो है उसका मान 0 से अधिक व 1 से क्या होता है? कम होता है। तो आप इस वक्र को अच्छे से देखिएगा। ये देखो, यहाँ पर प्रेशर क्या है? कम। तो जब प्रेशर कम है तब x/m बराबर है Kp1। इसका मतलब P के समानुपाती है। जब प्रेशर का मान उच्च है, दाब का मान उच्च है, देखो इस इलाके में यहाँ पर, तो यहाँ पर x/m जो है वो P की कौन सी घात के समानुपाती है? 0 घात के। इसका मतलब उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा P पर निर्भर नहीं करती, और मध्य मान का जो दाब है यहाँ पर, वहाँ पर क्या है? देखो x/m P की 1/nवीं घात के क्या है? समानुपाती। तो इसको हम ग्राफ को अच्छे से याद कर लेंगे। अब
देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वही बात जो मैंने आपको अभी बताई। फ्रेंडली के अनुसार निम्न दाब पर अधिशोषण की मात्रा x/m दाब P के क्या होती है, समानुपाती। ठीक है, तो x/m समानुपाती P और समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक स्थिरांक आ गया K। उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब P की शून्य घात के क्या होती है, समानुपाती, अर्थात स्थिर रहती है। x/m समानुपाती P की पावर 0, यानी हम कह सकते हैं x/m बराबर Kp की घात 0। उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब पर निर्भर नहीं करती। निम्न दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब के क्या होती है, समानुपाती। और मध्यवर्ती दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब के घातांक के ऊपर निर्भर करती है। और घातांक कौन सा है बताओ, 1/n। और 1/n का जो मान है वो मैंने आपको क्या बताया, 0 से अधिक और 1 से कम। तो x/m इक्वल टू हो जाएगा Kp की पावर 1/n। तो आपको देखो प्रश्न क्या पूछा जाएगा वो समझना आवश्यक है। आपसे पूछा जाएगा फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र बनाइए। एक प्रश्न तो ये पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है, देखो मैं बता देता हूँ। एक ग्राफ बनाना है जिसमें y एक्स पे आपको क्या लेना है, x/m, और यहाँ पर आपको क्या लेना है, p। ठीक है, फिर आप एक वक्र खींचोगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जब प्रेशर निम्न है, दाब का मान निम्न है, तब तो x/m समानुपाती किसके कर देना, p के। जब प्रेशर का मान मिड मान का है यानी मध्यम मान का है, तब आप x/m बराबर कर देना, समानुपाती कर देना p की पावर 1/n के। और उच्च दाब पर x/m समानुपाती कर देना p की पावर 0 के। और फिर समानुपाती का चिन्ह हटा के आपको क्या लगाना है, स्थिरांक k। ठीक है, चलो अब जो समीकरण 3 है उसका दोनों ओर यदि हम लोग ले लें, ये जो समीकरण 3 है इसका दोनों ओर क्या ले लिया, लोग, तो आएगा log x/m बराबर log k, यहाँ पे गुणा का निशान है k और p के मध्य, तो बताओ वो प्लस में चेंज हो जाएगा, log p की पावर 1/n। वापस से सुन लीजिएगा, मैंने आपको बताया था गुणा का निशान किस में बदल जाता है, प्लस में। तो x/m इक्वल टू Kp की पावर 1/n का हमने क्या लिया, log। तो x/m का log होगा log x/m बराबर log k प्लस log p की पावर 1/n। और बताओ पावर आगे आती कि नहीं आती, तो पावर को आगे लेके आ गए, तो हम क्या लिख सकते हैं, log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। इसे कहा जाता है फ्रेंडलिक समतापी समीकरण। तो ये भी आपसे पूछी जा सकती है कि फ्रेंडलिक समतापी समीकरण क्या होती है। इस समीकरण की तुलना हमने की y इक्वल टू mx प्लस c से। तो y एक्सिस पे आपको लेना है x/m, ग्राफ खींचेंगे हम इस समीकरण का। x एक्सिस पे आपको क्या लेना है, log p, ढाल का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1/n के। और c अंतःखंड किसके बराबर हो जाएगा, log k के। तो log x/m तथा log p के मध्य आलेख खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल 1/n के बराबर और अंतःखंड किसके बराबर होता है, log k के बराबर। याद रखिएगा ढाल 1/n के बराबर है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये देखो, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। x एक्सिस पे क्या लिया, log p, y एक्सिस पे क्या लिया, log x/m। ये वक्र इस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो ये जो हाइट है y एक्स पर, ये तो अंतःखंड होगा और अंतःखंड का मान किसके बराबर, log k के, और ढाल का मान किसके बराबर, 1/n के बराबर। तो ये वक्र आपको अच्छे से याद रखना है। वापस से देख लीजिएगा, ये तो है फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र, ये है फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण, और इस समीकरण से ये वाला वक्र प्राप्त हुआ। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस में लेके आइएगा तो आपको याद हो जाएगा। विलयन प्रावस्था में फ्रेंडलिक समीकरण। विलयन प्रावस्था में दाब के स्थान पर विलयन की सांद्रता C को लिया जाता है। जब हम गैस प्रावस्था की बात करते हैं तब तो दाब लेते हैं, और जब विलयन प्रावस्था में लेते हैं तो हम वहाँ पर क्या ले लेते हैं, सांद्रता C ले लेते हैं। तो बताओ P के स्थान पर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। ये देखो x/m Kc की पावर 1/n, और इसका log लेओगे तो आपके पास समीकरण आएगी log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n log c। तो ये समीकरण भी आपको ध्यान रखनी है, लेकिन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसका जो वक्र है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
अब हम बात करेंगे अधिशोषण के अनुप्रयोग। नंबर 1, झाग-कलोन विधि में एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन आता है, अधिशोषण के कोई 2 अनुप्रयोग लिखो या फिर कोई एक अनुप्रयोग आपसे पूछा जाता है। तो पहला अनुप्रयोग है झाग-कलोन विधि में, दूसरा है व्याधियों के उपचार में, व्याधि का मतलब होता है रोग, रोगों के उपचार में, तीसरा है विषमांगी उत्पीड़न में, चौथा है क्रोमेटोग्राफी में, पांचवा है गैस मास्क में, छठा क्या है विलयनों से रंगीन पदार्थ हटाने में। वापस से देख लीजिएगा। पहला अनुप्रयोग है झाग-कलोन विधि में। झाग-कलोन विधि क्या होती है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। व्याधियों के उपचार में, रोगों के उपचार में, विषमांगी उत्पीड़न में, विषमांगी उत्पीड़न में क्या होता है इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। गैस मास्क बनाने में, क्रोमेटोग्राफी में और विलयनों से रंगीन पदार्थ हटाने में। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और बाकी है जो हम देख लेते हैं। इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। एक होता है धनात्मक अधिशोषण, एक होता है ऋणात्मक अधिशोषण। धनात्मक अधिशोषण का मतलब होता है किसी रासायनिक प्रक्रम में यदि अधिशोष्य पदार्थ की अधिकतम मात्रा का अधिशोषण अधिशोषक पृष्ठ पर होता है तो ये धनात्मक अधिशोषण कहलाता है। और ऋणात्मक अधिशोषण क्या होता है, किसी रासायनिक प्रक्रम में यदि अधिशोष्य पदार्थ की कुल मात्रा का कम भाग का अधिशोषण अधिशोषक की पृष्ठ पर होता है तो उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक अधिशोषण। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब है कि किसी अधिशोषक की पृष्ठ पर यदि अधिकतम अधिशोष्य का अधिशोषण हो जाए तब तो उसे क्या कहते हैं, धनात्मक अधिशोषण, और अधिकतम मात्रा से कम का अधिशोषण हो तब उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक अधिशोषण। तो ये था धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट है वापस से सुन लीजिएगा आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट बात है वो एक तो ये है कि भौतिक और रासायनिक अधिशोषण कौन से आकर्षण बल के द्वारा होता है, उनमें अंतर क्या होते हैं, और अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला कारक मैंने आपको बताया गैस की प्रकृति, दूसरा बताया अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर ताप का प्रभाव बताया। बताओ नियत दाब पर चेक करते हैं और 2 वक्र खींचे जाते हैं जिन्हें नियत दाब पर खींचा जाता है, एक भौतिक अधिशोषण के लिए, एक रासायनिक अधिशोषण के लिए। और जब दाब का प्रभाव चेक करते हैं तो ताप को स्थिर रखते हैं और जो वक्र बनता है उसे कहा जाता है अधिशोषण समतापी वक्र। और जब उसे गणितीय रूप से पेश किया जाता है तो उसे फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र कहा जाता है। और फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र से हमें एक समीकरण प्राप्त होती है जिसे फ्रेंडलिक समतापी समीकरण कहते हैं। और फ्रेंडलिक समतापी समीकरण से हम एक ग्राफ खींचते हैं जिसका ढाल कितना होता है, 1/n। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ढाल का मान 1/n। ठीक है। फिर विलयन प्रावस्था में फ्रेंडलिक समीकरण मैंने आपको बताई। अधिशोषण के अनुप्रयोग मैंने आपको बताए, अनुप्रयोग भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण क्या होता है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और अगला टॉपिक हमारा होगा उत्प्रेरक। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।